नमस्ते दोस्तों। आज आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी, नई-नई टेक्नोलॉजीज़, बड़े-बड़े हाईवेज़, नई बिल्डिंग्स, नई इंडस्ट्रीज़ और हाँ, आज तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि एनवायरनमेंट के मामले में भारत दुनिया में किस पोज़ीशन पर है? तो शायद इसका जवाब बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और जब मुझे इसकी रैंकिंग के बारे में पता चली, तो मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि क्या सच में भारत की रैंकिंग इतने नीचे हो सकती है? 2026 की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई की रैंकिंग में दुनिया के 177 देशों में भारत का स्थान है 176वां। जी हाँ, 177 देशों में भारत 176वें नंबर पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड देश है, क्योंकि ईपीआई सिर्फ पॉल्यूशन को देखकर रैंकिंग नहीं बनाता। तो फिर आखिर यह रैंकिंग किस आधार पर बनाई जाती है? भारत को इतने नीचे स्कोर क्यों मिले? और क्या सच में भारत के एनवायरनमेंट की सिचुएशन इतनी खराब है? आज हम इसी पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और मेरा मकसद आपको डराना या सिर्फ भारत की कमियां गिनाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन। तो चलिए, सबसे पहले समझते ये है कि यह ईपीआई आखिर है क्या। ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर्स तैयार करते हैं। 2026 की इस रैंकिंग में दुनिया के 177 देशों को कंपेयर किया गया है। और इसमें सिर्फ एक या दो चीजें नहीं देखी जाती, बल्कि 47 अलग अलग एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को देखा जाता है। जैसे कि हवा कितनी साफ है, पानी और सैनिटेशन की स्थिति कैसी है, लोगों की एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है, कचरे का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, जंगल और बायोडायवर्सिटी की स्थिति कैसी है, प्राकृतिक इकोसिस्टम्स कितने सुरक्षित है और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए देश कितना अच्छा काम कर रहा है। अब इसे हम एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की सिर्फ मैथमेटिक्स की मार्क्स देखकर हम कह दें कि यह स्टूडेंट अच्छा है या खराब। क्या यह सही होगा? नहीं, हमें उसकी पूरी मार्कशीट देखनी पड़ेगी। उसके मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सबको मिलाकर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। इसी तरह ईपीआई में भी एनवायरनमेंट की एक तरीके से ओवरऑल मार्कशीट है। और इस मार्कशीट में भारत का ओवरऑल स्कोर है 100 में से 22.46। और इसी स्कोर के आधार पर भारत 177 देशों में से 176वें स्थान पर है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि अगर हम सिर्फ यह सुन ले कि भारत 176वें नंबर पर है, तो हमें लगेगा कि शायद भारत हम हर एनवायरनमेंट पैरामीटर के लिए सबसे खराब है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एरियाज में हमारी परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है, कुछ एरियाज में स्थिति बेहतर है, कुछ एरियाज में पिछले कुछ वर्षों में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। हम सभी जानते हैं कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम खाना खाने खाए बिना कुछ समय रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ ही मिनटों में ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये तो सभी जानते हैं। यानी साफ हवा कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। लेकिन 2026 ईपीआई में एयर क्वालिटी के मामले में भारत का रैंक है 175। अब ज़रा सोचिए, हम हर दिन हज़ारों लीटर हवा अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। और अगर उसी हवा में पॉल्यूशन बढ़ता जाए, तो उसका असर सिर्फ एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सीधे हमारी हेल्थ पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये आता है, आखिर हवा में पॉल्यूशन आता कहाँ से है? इसके कई कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट वाला कचरा, जल कचरा जलाना, कुछ क्षेत्रों में क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग और कई दूसरे सोर्सेस। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे कई बड़े शहरों में करोड़ों लोग इसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एनवायरमेंटल हेल्थ। और यहाँ भी भारत की रैंकिंग काफी नीचे है। 2026 ईपीआई में एनवायरमेंटल हेल्थ के मामले में भारत 174वें स्थान पर है। अब एनवायरमेंटल हेल्थ को थोड़ी आसान भाषा में समझेंगे। हमारा एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ को कितना प्रभावित कर रहा है। हवा खराब है तो हेल्थ प्रभावित होगी, पानी साफ नहीं है तो हेल्थ प्रभावित होगी, सैनिटेशन खराब है तो हेल्थ प्रभावित होगी, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हेल्थ प्रभावित होगी। यानी एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दो अलग अलग चीजें नहीं है। हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और आखिर में उसका असर वापस हम पर ही आता है। अब बात करते हैं पानी की।
भारत जैसे देश के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है यह बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे घरों में पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए, पेड़-पौधों और एनिमल्स के लिए भी पानी चाहिए। लेकिन सिर्फ पानी होना काफ़ी नहीं है, हमें साफ और सुरक्षित पानी भी चाहिए। 2026 एपीआई में सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में भारत का रैंक 141वां है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के हर जगह पर पानी खराब है, बिल्कुल नहीं। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, इसलिए अभी भी बहुत बड़ा गैप मौजूद है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो हम हर रोज़ देखते हैं और फिर भी अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वह है कचरा। हमारे घर से कचरा निकलता है, दुकानों में से कचरा निकलता है, रेस्टोरेंट्स में से कचरा निकलता है, फैक्ट्रीज से भी कचरा निकलता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स से भी कचरा निकलता है। और जैसे-जैसे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी कंज़प्शन भी बढ़ती जा रही है। वैसे-वैसे वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा एक सिंपल कैलकुलेशन सोचिए, अगर किसी घर से रोज़ 2 किलो कचरा निकलता है और किसी कॉलोनी में 100 घर हैं, तो सिर्फ उस कॉलोनी से रोज़ लगभग 200 किलो कचरा निकलेगा। अब यही बात पूरे शहर पर लागू कीजिए और फिर पूरे देश पर लागू कीजिए। सोचिए, हम हर दिन कितना वेस्ट पैदा कर रहे हैं और सवाल यह है कि इस वेस्ट का होता क्या है? क्या पूरा कचरा रिसाइकल हो जाता है? नहीं। क्या पूरा कचरा साइंटिफिकली प्रोसेस होता है? नहीं। क्या हर जगह वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है? यानी अलग-अलग करना? नहीं। और यही वजह है कि वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंज बन चुका है। 2026 ईपीआई में वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में भारत का रैंक 141वां है। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ हवा, पानी और कचरे तक सीमित नहीं है। एनवायरनमेंट में जंगल है, नदियाँ है, पहाड़ है, समुद्र है, वेटलैंड्स है और सबसे इम्पोर्टेंट हज़ारों लाखों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। इन्हें हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और जब किसी जगह के पूरे नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, तो हम समझ लीजिए इकोसिस्टम की बात करते हैं। अब अगर किसी जंगल में पेड़ कम हो जाए, तो सिर्फ पेड़ कम नहीं होते, उस जंगल पर डिपेंड करने वाले बर्ड्स प्रभावित होंगे, एनिमल्स प्रभावित होंगे, इंसेक्ट्स प्रभावित होंगे, सॉइल प्रभावित होगी, वाटर साइकिल प्रभावित हो सकता है और आखिरकार इसका असर इंसानों पर भी पड़ सकता है। यानी नेचर में कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती। एक चीज़ में बदलाव होता है तो उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। 2026 ईपीआई में इकोसिस्टम वाइटलिटी के मामले में भारत का रैंक 171वां है और बायोडायवर्सिटी एंड हैबिटेट में भारत 174वें स्थान पर है। अब यहाँ भी हमें एक बात समझनी होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत वाइल्ड लाइफ या नेचुरल कंजर्वेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा। भारत में नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्वेशन है, प्रोटेक्टेड एरियाज है और कई कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि एक तरफ हमें डेवलपमेंट चाहिए और दूसरी तरफ हमें नेचर को भी बचाना है। हमें रोड्स चाहिए, हमें हाउसेस चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, लेकिन साथ-साथ हमें फॉरेस्ट भी बचाने हैं, रिवर्स भी बचानी है, वाइल्ड लाइफ भी बचानी है और नेचुरल इकोसिस्टम भी बचाने हैं। यही असली चैलेंज डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने क्लाइमेट चेंज के बारे में ना सुना हो। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं अचानक हेवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे फ्लड्स आ गया तो कहीं पे ड्रॉट पड़ गया और कहीं जगह मौसम का पैटर्न बदलता हुआ दिखाई देता है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ फ्यूचर की कहानी नहीं है, यह आज भी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने ये आती है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के मामले में भारत की रैंकिंग ओवरऑल ईपीआई रैंकिंग से काफी बेहतर है। 2026 में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैटेगरी में भारत 130वें स्थान पर है। यानी भारत की हर एनवायरमेंटल कैटेगरी में स्थिति 176वें नंबर जैसी नहीं है। कुछ एरियाज में हमारी पोजीशन काफी बेहतर है और यही वजह है कि सिर्फ हेडलाइन देखकर पूरी कहानी समझना सही नहीं होगा। अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि भारत 176वें नंबर पर है इसलिए भारत हर एनवायरमेंटल पैरामीटर में सबसे खराब है, तो यह सही कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि ईपीआई कई अलग-अलग चीजों को मिलाकर ओवरऑल स्कोर देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। साउथ एशिया में भारत की पोजीशन भी सबसे नीचे गई है। 2026 ईपीआई में भूटान 52वें स्थान पर है, श्रीलंका 94वें स्थान पर है, नेपाल 128वें स्थान पर है, पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, बांग्लादेश 175वें स्थान पर है और भारत
176वें स्थान पर। यानी साउथ एशिया में भारत की ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस सबसे नीचे है। अब यह बात सुनकर शायद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, अगर सिचुएशन इतनी ही सीरियस है, तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, या इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है, या फिर आम जनता जिम्मेदार है? असल में तीनों। सरकार की जिम्मेदारी है कि एनवायरमेंटल लॉज बनाए भी जाए और इन्हें सही तरीके से लागू भी किया जाए। इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी यह है कि पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी सीरियसली फॉलो किया जाए। सिटीज की जिम्मेदारी यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्लानिंग को बेहतर बनाया जाए। लेकिन आम लोगों को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। कचरे को अलग अलग कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कचरा खुले में नहीं जलाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजली की अननेसेसरी कंजप्शन को कम करना चाहिए। जहाँ पॉसिबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि लगाए हुए पेड़ों को बचाना भी चाहिए। और सबसे जरूरी, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एनवायरनमेंट हमारा घर है, और घर की सफाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सभी को मिलकर करनी पड़ती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या एनवायरनमेंट बचाने के लिए हमें डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें रोड्स चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, हमें हाउसेस चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए या एनवायरनमेंट। असल सवाल ये है कि क्या हम ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान हो। और यही कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो, लेकिन आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को भी समझौता ना करना। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा हो जाए कि हर छोटी दूरी के लिए लोगों को अपनी कार या बाइक निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, अगर हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट बेहतर हो, अगर घर से निकलने वाला कचरा शुरुआत से ही अलग अलग किया जाए, अगर रिसाइकलिंग बढ़े, अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल सीरियसली किया जाए, अगर सिटीज़ की प्लानिंग में ग्रीन स्पेसेस और वाटर बॉडीज को महत्व दिया जाए, अगर रिवर्स में अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से रोका जाए, और अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जाए, तो क्या एनवायरनमेंट बेहतर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, रिसोर्सेज भी हमारे पास है। हमें ज़रूरत है सही प्लानिंग की, सही इम्प्लीमेंटेशन की, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच की। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी वीडियो को सिर्फ कुछ बातों में समझना हो, तो कहानी बहुत सिंपल है। 2026 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। यह रैंकिंग कई अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे हवा, पानी, एनवायरमेंटल हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज। इन सभी चीज़ों को मिलाकर भारत का ओवरऑल स्कोर बनाया जाता है। और इसी ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमें आज बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए इस रैंकिंग को सिर्फ शर्मिंदगी की तरह देखने के बजाय इसे एक वार्निंग की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी वार्निंग जो हमें बता रही है कि डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी होगी। क्योंकि आखिर में हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक ही पृथ्वी है। अगर हवा साफ नहीं होगी, पानी सुरक्षित नहीं होगा, जंगल नहीं होंगे, नदियाँ नहीं होंगी, और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिल्डिंग्स और हमारा डेवलपमेंट, इन सब का फ़ायदा आखिर किसे मिलेगा? इसीलिए एनवायरनमेंट कोई अलग विषय नहीं है। एनवायरनमेंट मतलब हमारी हवा, हमारी पानी, हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, हमारे एनिमल्स, और आखिर में हमारी अपनी ज़िंदगी। इसलिए एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ पृथ्वी को बचाना नहीं है, एनवायरनमेंट को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और हमारे आसपास के इंटरेस्टिंग चीज़ों के पीछे छुपी हुई कहानी को जानना पसंद है, तो क्यूरियोसिटी ऑफ भावेशवा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सवाल पूछना ही जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।